आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर दोपहर की इस खास चर्चा में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, आज फिर संसद की कार्रवाई के पहले इंडिया ब्लॉक ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। संसद के भीतर नीट पर चर्चा की मांग एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से रखी गई, लेकिन संसद के बाहर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग यानी आईटी के दुरुपयोग को विपक्षी दलों ने अपने धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुए इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया ब्लॉक के अमूमन सारे घटक दल मसलन टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम शामिल रहे। सांसदों के हाथ में तख्तियां थी जिस पर लिखा था, विपक्षी दलों का सम्मान करो, डराना धमकाना बंद करो, डर की लगाम खत्म करो, ईडी, सीबीआई और आईटी का गलत इस्तेमाल बंद करो। दरअसल विपक्षी दल अरविंद केजरीवाल को लेकर लामबंद है। झारखंड के हेमंत सोरेन को अदालत से जमानत मिल चुकी है। सवाल शुरुआती दौर से विपक्षी दल उठाते रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। चलिए आज इसी मुद्दे को अपने इस चर्चा का हम विषय बनाएंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ सियासी बयान। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है, और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। संसद के भीतर की कार्रवाई तो हमने दिखा दिया, लेकिन बाहर क्या कुछ नज़ारा रहा आज कार्रवाई से पहले, ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। प्राइम टीवी आपके लिए वो तस्वीरें लेकर आया है। जाहिर सी बात है, विपक्ष या इंडिया ब्लॉक की बात की जाए, बिल्कुल एक साथ एकजुटता के साथ सरकार को घेरने के प्रयास में जुटा हुआ है। हाथों में तख्तियाँ थी। नीट मामले को लेकर सदन के भीतर जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जो स्पीकर ओम बिरला ने कहा, या फिर राहुल गांधी ने जो मांग रखी थी बतौर नेता प्रतिपक्ष, वह भी हमने सुनाया। लेकिन संसद के बाहर भाजपा में जाओ, भ्रष्टाचार का लाइसेंस पाओ, तमाम तरह की ऐसी तख्तियाँ हाथों में आप देख सकते हैं विपक्षी दलों के। तो कुल मिलाकर के ईडी, सीबीआई समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार को मजबूती से घेरने में जुटा हुआ है। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल के मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे धर्मेंद्र सिंह का। समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नरेंद्र देव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं स्टूडियो में। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं नरेंद्र जी। चंद्रमोहन चौबे जी एक बार फिर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। आप बीजेपी का पक्ष काफ़ी सशक्त तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम सहयोग लेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी का, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुनील जी, आज फिर नज़ारा देखने को मिला। हालांकि बात तो ये बन गई कि अभिभाषण पर चर्चा होगी और अभिभाषण के बाद कुछ अलग विषय होंगे, जैसे नीट में धांधली और तमाम ऐसे विषय, उसको लेने पर सहमति बनती हुई नज़र आ रही है।
यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संसद के बाहर तो अभी भी गतिरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और आज का जो मुद्दा था ईडी, सीबीआई या आईटी का दुरुपयोग, रोके केंद्र सरकार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजय जी, आईटी हो चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, मैं तो सदैव कहता रहता हूं कि अगर आपका उत्पीड़न किया जा रहा है, गलत आपके दरवाजे पहुंच रही है ईडी, सीबीआई, आईटी, तो हाईकोर्ट से लेके हमारा सर्वोच्च न्यायालय आपके लिए हमेशा हाजिर है जी। आप जाइए। और हमारे संविधान में तमाम ऐसी धाराएं हैं, कुछ धाराएं परिवर्तित भी हुई हैं आज से जी। इसके बावजूद तमाम धाराएं हैं जिनके तहत आप मानहानि का मुकदमा भी डाल सकते हैं। अगर गलत सीबीआई का अधिकारी आपके साथ व्यवहार कर रहा, गलत चौखट पे आपके जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ मानहानि केस दायर कर दीजिए। दुरुपयोग किस बात का? मैं तो दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि ईडी, सीबीआई किसी ए राम, बी राम, सी राम को वहां नहीं जा रही है। मैं ईडी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि ईडी के अधिकारियों ने, संजय जी आपने भी देखा कि दीवालों से पैसा निकाला, तो ये देश का पैसा है जी। अगर इसको कोई लूटेगा, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, मैं तो यही कहूंगा कि जो ईडी, सीबीआई, आईटी के अधिकारी हैं उनको सही ढंग से और न्यायोचित कार्य करना चाहिए। कितना भी कद्दावर कोई न हो, नेता हो चाहे अफसर हो, अगर ईडी, सीबीआई समझती है कि इसके वहां जाने से हमें जनता के लूटे हुए धन को खोद निकाले मदद मिलेगी, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं तो सदैव कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं जी। लेकिन इस तरह से मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से सत्र का आरंभ हुआ, उसके बाद सत्र से बहिर्गमन करना, बाहर निकलना, ये या स्थगित करना, ये न सत्ता पक्ष के लिए अच्छा है न विपक्ष के लिए अच्छा है। संजय जी, आपको मैं धन्यवाद फिर देना चाह रहा हूं कि आप नीट जैसी एक परीक्षा को लेकर के जिस तरह से डिबेट कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं जी, मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं। और आप साथ कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं जो नीट को प्रमुखता से ले रहे हैं, क्योंकि नीट परीक्षा ऐसी परीक्षा है कि वो डॉक्टर ऐसे डॉक्टर देती है जो भगवान का दूसरे दर्जे रूप में हमारे समाज में आते हैं। सरकार को इस पर सर्वोच्च न्यायालय में जाके एफिडेविट दे के स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस परीक्षा को हम स्थगित कर रहे हैं। ये परीक्षा क्यों स्थगित नहीं हो रही है, मुझे भी इस विषय पर चिंता हो रही है। आज अभिभावक, बच्चे, विपक्ष सब एक तरफ खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी, उसके गठबंधन के दल एक तरफ खड़े हुए हैं। तो वो चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह इस तरह से आंदोलन दिखाई पड़ रहे हैं। इस पे सरकार गंभीरता से लेना चाहिए और विपक्ष को बहिर्गमन करने के बजाय डटकर सत्ता पक्ष का सामना करना चाहिए और जनता की समस्याओं को, जिसके लिए जनता ने आपको ताकत दी है, संख्या बल दिया है, उसका प्रभाव जनता को दिखाना चाहिए कि अब हम अकेले नहीं हैं, विपक्ष मजबूत है। विपक्ष आपकी समस्याओं को निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के सामने रखेगा और मेरा प्रयास रहेगा कि सत्ता पक्ष जनता की समस्याओं को सुने और उसका निदान करे। संजय जी, सुनील जी, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, चूंकि जहन में आता है तो मैं आपसे सवाल जरूर करता हूं। आप ईडी और सीबीआई की जो कार्य पद्धति है उसका हम भरपूर स्वागत करेंगे, क्योंकि देश में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन वक्त ऐसा क्यों रहता है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होना हो उसके पहले ईडी, सीबीआई वहाँ सक्रिय हो जाती है, झारखंड का मामला रहा हो वहाँ ईडी, सीबीआई सक्रिय हो जाती है, नीतीश कुमार पाला बदलते हैं उसके बाद तुरंत ईडी, सीबीआई वहाँ पर सक्रिय हो जाती है। यही हाल कर्नाटक से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक देखने को मिलता है। वक्त क्या ये माना जाए कि एक तरह से इत्तेफाक है या वाकई ईडी, सीबीआई का केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है? हेमंत बिस्वा के ऊपर भी ईडी, सीबीआई शिकंजा कसी, कांग्रेस छोड़े बीजेपी में आए और असम के आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। संजय जी, देखिए, यही एनडीए गठबंधन को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। इस बात से जो आप सवाल किए हैं, मैं ताल्लुक रखता हूं कि अगर आपको ईडी, सीबीआई के हवाले ही करना है भ्रष्टाचारियों को, तो निरंतर आप करते रहिए जी। और ये सत्य है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो अछूत हो, जिसमें भ्रष्टाचारी न हो। बिल्कुल सही बात है। ये सत्य है इस देश में। मैं चाहे भाजपा हो चाहे इंडिया गठबंधन हो,
मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसमें भ्रष्टाचारी नहीं, भ्रष्टाचारी तो हमारे ही आप जैसे लोग समाज से निकल के ही जाते हैं कि जी। भ्रष्टाचारियों का जन्म कहीं अलग तो होता नहीं संजय जी। हम्म, जैसे अपराधियों का जन्म कहीं अलग नहीं होता, हम ही आप में से निकल अपराधी बनते हैं, हम ही आप में से पुलिस अफसर बनते हैं, हम ही आपसे नेता बनते हैं और हम ही आपसे जो है भ्रष्टाचारी बनते हैं जाके। तो ये बात जो विपक्ष कह रहा है मैं इससे ताल्लुक रखता हूँ कि आप अगर जीरो टॉलरेंस की राजनीति चल रहे हैं तो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी, चाहे वो सीएम हो चाहे जो भी हो, आप अपने दल में मत लीजिए। और ये लोग ऐसा किए हैं, इसका खनाजा भी देख रहे हैं कि इस बार क्या हालत हो गई है। जनता जागरूक है, मीडिया जागरूक है और सोशल मीडिया तो बहुत ही जागरूक है संजय जी। जितना हम आप बोलते हैं, बोलते ही दुनिया सुनना शुरू कर देती है। तो इसमें तो जरूर मैं संदेह करता हूं कि अगर आपको जांच करानी है तो निश्चित रूप से जांच कराइए, जो आपके पार्टी में आया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि भाजपा में आप चले जाएंगे तो आप बच जाएं, जांच होनी चाहिए। जो दोषी है वो चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दोनों को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए संजय जी। निश्चित तौर पर धर्मेंद्र जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये संभवतः सुनील जी अभी सारी फहरिस्त दे देंगे कि कौन कब कहाँ कैसे, लेकिन ये तो आश्चर्य में मुझको भी डालता है। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस के थे, इनको एक नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में ईडी सीबीआई इनसे पूछताछ करती है। शुभेंदु अधिकारी आज कहाँ हैं, किस पद पर हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। असम के मुख्यमंत्री का मैंने जिक्र कर ही दिया। एक लंबी फहरिस्त है। सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचारियों को तत्काल जेल में डाल दो। संजय राजन बैठ करके यहाँ से समर्थन करेगा, आवश्यकता होगी तो सरकार के जयकारे भी लगा देंगे हम, क्योंकि भ्रष्टाचारी जो होते हैं वो बिल्कुल मकड़जाल की तरह हैं जो देश को घुन की तरह चाटते रहते हैं। ऐसे लोगों को जेल में जाना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र जी भाई, क्या आपत्तियां हैं? संसद के बाहर तख्तियां, आपके नेता भी नजर आ रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आज बड़ा पावन दिन है कि सामाजिक न्याय के पुरोधा और नौजवानों के दिलों की धड़कन, एक फ्यूचरिस्टिक नेता और देश की राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है। तो मैं प्राइम टीवी के इस चैनल डिबेट से ही उनको देश के करोड़ों नौजवानों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सुशील त्रिपाठी जी को बहुत ध्यान सुन रहा था, बिल्कुल कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा, 2017, 18 और 18-19 में 200 से कम मामले ईडी के थे और 2019 में एक कानून आता है, ईडी को जो है पावरफुल और कर दिया जाता है, उस पर कोई सवाल न उठा पाए। और अचानक 21-22 में एक वित्तीय वर्ष में 1200 से अधिक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तमाम आप पास आंकड़े होंगे ही। 2000 उसके जो 4 से 14 के बीच में करीब 26 नेताओं पे ईडी की जांच हुई थी और जिसमें 12 से अधिक 14 नेता विपक्ष के थे। 14 नेता जिसमें विपक्षी पार्टियों के थे, बाकी अन्य दलों के थे। 2014 से लेकर के 2024 के बीच में 121 नेताओं पर एफआईआर होती है, जिसमें 115 नेता विपक्ष के हैं और एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उसमें शामिल नहीं। यह दर्शाता है कि ईडी किस तरह से राजनीतिक द्वेषवश काम कर रहा है। मैं मोटा मोटा पुरानी बात बताऊंगा। जब यूपीए की सरकार थी, आप देखिए उस समय विपक्ष ने जो भी आरोप लगाया, चाहे जिस घोटाले का, चाहे तमाम मुकदमे छूट गए, कोर्ट में बने ही नहीं, चाहे कोयला हो, 2G 4G जो भी लगाया, वो यूपीए सरकार में मुकदमे दर्ज हुए और उन पर कार्रवाई हुई। बाकी न्यायालय में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आगे का न्यायालय का विषय था। आप बताइए, राफेल से लेकर के आज कितने आरोप लगे इन लोगों पर। देखिए, संसद में सुषमा स्वराज जी आज नहीं है, उनको बोलना पड़ा किस तरह से उनकी बेटी ने एक मामले में अपना वकालतनामा लगा दिया था। कितने लोग विदेश चले गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का नाम पेपर लीक से लेकर के भ्रष्टाचार के कई मामलों में आया। एक भी कार्रवाई केंद्र की सरकार ने अपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों पर नहीं किया। आप खुद ही बता रहे थे किस तरह से आसाम हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, सारे राज्यों में जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, चाहे असम शारदा घोटाला, हेमंत बिश्व शर्मा का आपने बताया कितना जोर शोर से आरोप लगा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी में आज लीड कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। किस तरह 2016 में किरीट सोमैया ने 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। 2017 में वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए, नारायण राय जी नई पार्टी बनाए और उसके बाद केंद्र सरकार में मिनिस्टर भी रहे, आज भारतीय जनता पार्टी में है।
नवाब मलिक का देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की गई, विपक्ष के नेता हैं, और उसके बाद 41 लोगों की चार्जशीट में उनका नाम भी नहीं है। चुनाव के समय में छापा पड़ा, उनको बुलाया, तलब किया। इलेक्शन समय में देख लीजिए किस तरह से आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, आप हर राज्य में देख लीजिए जहाँ सरकारें हैं। धर्मेंद्र जी, थोड़ी देर के लिए विराम देना पड़ेगा। जरा राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको हम लेना चाहेंगे, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि राहुल गांधी क्या कुछ संसद में बोल रहे हैं लोकसभा में। 24/7 every single day, abuse, attack. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने। तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge, you need a place, or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. Where these ideas come from and how they gave us the strength, all of us, anybody who opposed the regime, how they gave us the strength to fearlessly take any onslaught that was placed before us. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर जी। सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस साधन, इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली, और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea
of resisting. We are still in the opposition, I know. I know that. And I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we have said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party, which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. And what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearlessness, and ahimsa. Satya and ahimsa, as Mahatma Gandhi ji used to say. And the Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now, another very interesting thing I noticed. Hanji. That is not your problem. That is not your problem. It is not none of your business. It is not none of your business. And there's another thing I noticed. That it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So,
here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं मैं। समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, जनता बात ने नहीं बन सबको रही। चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा। आप एड्रेस करें, जनता अब ने सबको कांग्रेस चुनकर पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य ये चाहते हैं कि सिर्फ ये दिखा पाएं। मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं, एड्रेस इधर करें, ही सेड, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी प्लीज के माननीय चित्र में भी, सदस्य, हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख रखो। देता हूं सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मेक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वो लोकसभा में संबोधन दे रहे हैं अपना। अलग अलग बातें हैं। जिस तरह से वो अभय मुद्रा को लेकर के बताया कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो अभय मुद्रा है, जो लॉर्ड शिवा से लिया गया है।
तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं। चलिए हम अपने चर्चा पर लौट आते हैं। संसद के भीतर की कार्रवाई पर हम आपको फिर ले चलेंगे, लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी धर्मेंद्र जी, बीच में क्षमा चाहेंगे चूँकि राहुल गांधी बोल रहे थे, तो आपकी भी जिज्ञासा थी कि सुना जाए, और मेरे दर्शक भी चाहते होंगे कि नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ बोल रहे हैं। चूँकि पहला ये संबोधन था बतौर नेता प्रतिपक्ष, तो सुनाना जरूरी था। नहीं संजय जी, बिल्कुल हम आ जाते हैं मुद्दे पर। राहुल जी बहुत अच्छा संसद में बोल रहे हैं। उन्होंने सुबह नीट की भी बात उठाई थी, हालांकि भाषण में हमें उम्मीद है जरूर करेंगे। अलग से स्पीकर महोदय ने कहा है चर्चा के लिए समय देंगे, जो कि बड़ा ज्वलंत मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा। मैं आता हूँ ईडी पर। देखिए किस तरह से ईडी के दुरुपयोग जो प्रमाणित तरीके से है, किस तरह से आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को, एक तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा उसकी मेरिट पर, जेल में है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होती है, उनके प्रॉपर कोर्ट ने उनको वेल दे दिया है, और उसके एक दिन पहले जबकि ऑलरेडी आपकी कस्टडी में है, जेल में है, सीबीआई नया मुकदमा दर्ज करके उनको कस्टडी लेती है, पूछताछ करती है और फिर जेल भेज देती है, इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि वेल हो जाए और छूट जाए। इससे ज़्यादा ये जो है जुडिशियल सिस्टम की को डेथ करने का प्रयास है। एक तरह से आप उसको हैंग कर लेना चाहते हैं कि आप चाहे जितना हम छूटने नहीं देंगे, अगर और कुछ आप करेंगे तो दूसरे मुकदमे लगा देंगे। हेमंत सोरेन जी के फैसले में ईडी पर कितना तल्ख टिप्पणी कोर्ट ने किया है, इसको जो है सरकार को देखना चाहिए कि आप किसी बड़े राजनीतिक पद पर बैठे हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को पे बैठे हुए व्यक्ति को आप ऐसे उठाकर खींच के ले जाकर जेल भेज दे रहे हैं। जब तक प्रॉपर तथ्य न हो, हम नहीं कह रहे हैं कि आप किसी कार्रवाई नहीं करिए, तथ्य अगर है तो आपकी सरकार में जो मिनिस्टर हो उस पर भी करिए, पक्ष विपक्ष पे करिए, लेकिन किसी व्यापारी पे छापा डालते हुए पहले आप एश्योर कर लेना चाहते हैं विपक्ष की पार्टी का सपोर्टर है कि हमारे दल का है। आप देखिए कन्नौज में इत्र व्यापारी पे के यहाँ पैसा बरामद हुआ और बड़े जोर जोर से भारतीय जनता पार्टी चलाने लगी कि समाजवादी पार्टी और इससे जुड़े हुए। अंत में पता चला कि नाम का कंफ्यूजन था और भारतीय जनता पार्टी के ही व्यापारी निकले। क्या हुआ आज तक पता नहीं चला जनता को कि उसमें जो पैसा बरामद हुआ था उसका क्या हुआ। आप सोनिया गांधी को, राहुल जी को नेशनल हेराल्ड में, जिसका डायरेक्ट उनका कोई कनेक्शन नहीं, आप मुकदमा लिख लेते हैं, पूछताछ करते हैं, चार्जशीट करते हैं, आखिर धीरे धीरे क्या हो गया। आपने तो पूरा चुनाव लड़ा रॉबर्ट वाड्रा जी के नाम पर, कुछ साबित कर पाए? कुछ निकला? नहीं निकला। लेकिन आप जब आम चुनाव होने लगता है तो चुनाव को, ये देखिए ये भी एक क्राइम है, चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसमें जो है बाधा डालने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए आप नई चीजें लेके आते हैं, एजेंसियों को दुरुपयोग करते हैं। ये कितना गंभीर बात है। आपने पहले कहा अब नाम लेना अगर उचित समझे तो मैं आपको बताऊं, तमाम नेता ऐसे हैं जिन पे छापा पड़ा और उसके बाद वो देखिए शुभेंदु अधिकारी हैं, सौगत राय गए थे, हालांकि वापस हो गए नारदा स्टिंग में। किस तरह से उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने घूस लिया, पैसा लिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कुछ हुआ ही नहीं। आप आरजेडी में देखिए नौकरी के बदले जमीन पे आप मुकदमा चला रहे हैं और कहीं कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन आप उनको डराने के लिए लगातार छापे मारते हैं। और जब चुनाव नजदीक होता है तो आप तुरंत एक अधिकारी नोटिस लेकर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र के अंदर कितनी चीज़ लेदर हुई, शाहरुख खान के बेटे को और समीर वानखेड़े को लेकर के कितना बखेड़ा खड़ा हुआ। और तो और आप देखिए एजेंसियों की स्थिति रही कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा सीबीआई के ऑफिस में डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर विवाद हुआ, एजेंसियों को जाना पड़ा। ईडी के ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर विवाद हुआ, वहां दूसरी एजेंसियों को जाना पड़ा। कोर्ट का शरण लेना पड़ा ऑफिसर्स को अपनी पोस्टिंग के लिए। इससे जो है गंभीर बात नहीं हो सकती है कि एजेंसियों को ही आपने उलझा दिया, कब्जा करने चाहिए। सुशील जी एक महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि ईडी के अफसर कहीं कार्रवाई करें तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये तय होना चाहिए। आज तक हमको सुशील जी इसमें बड़ा विनम्रता से चाहूंगा कि ये बताएं कि जो बड़े ऑफिसर्स ने किसी भी नेता पर या किसी भी आम आदमी पर फर्जी मुकदमा लगा करके राजनीतिक इन्फ्लुएंस में अगर जेल भेजा हो, उन पर आरोप लगाए हो और कोर्ट से निर्दोष हो गया हो, तो अब तक उन पर कितने लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है? क्या ऐसे ही आपकी व्यवस्था भारत के कानून में तो है, लेकिन क्या कभी आपने प्रैक्टिकली देखा है कि उन पर कोई कार्रवाई हो पाई? धर्मेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े हुए हैं और मांग तो ये भी की गई है हेमंत सोरेन के बाद। वहाँ के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जो ईडी सीबीआई के अधिकारी अगर इस तरह के केस का वो चार्जशीट करते हैं और निर्दोष कोई साबित हो जाता है तो अदालत को चाहिए कि वैसे अधिकारियों को भी दंडित करें, तो एक पारदर्शी व्यवस्था सामने आ पाएगी निश्चित तौर पर। चलिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नरेंद्र जी आज पहली बार हमारे साथ आए। नरेंद्र जी भाई, जिस तरह से ईडी सीबीआई का मामला सामने नज़र आ रहा है, जैसा कि धर्मेंद्र जी ने भी कहा कि 2004 से 2014 तक 54% जो थे मात्र
विपक्षी के नेता थे, जिससे ईडी सीबीआई ने पूछताछ की। जबकि 2014 से 2022 तक 95% ये आंकड़ा बढ़ गया विपक्षी दलों का, सिर्फ 5% जो हैं अन्य लोग थे। तो सवाल तो खड़ा होता है, संभवतः आप भी खड़ा करना चाहेंगे, फिर चलेंगे चंद्रमोहन जी के पास, जवाब लेंगे। मेरा प्रणाम। देखिए, जो धर्मेंद्र जी ने अभी जो सारी बातें बताई हैं वो बिल्कुल डिटो बताई है, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आज राहुल गांधी ने संसद में बोला, यही काम जो है, इससे ज़्यादा काम जो है नरेंद्र मोदी जी ने अपने हर भाषणों में, हर जगह पे आप कहते रहे हो कि मतलब आज जो ये है, मतलब आप जो है आज फोटो उन्होंने दिखा दिया तो बहुत गलत काम कर दिया। जो आज जो आपके अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये दुर्भावना क्यों, आप कभी माइक बंद कर देते हो, कभी कुछ बंद कर देते हो, कभी जो है आप पप्पू बुलाते हो, कभी कुछ कहते हो। आज जो है जब अगला जो है संसद के अंदर जाके आज बोल रहा है दहाड़ के, तो आपकी बोलती बिल्कुल बंद हो जा रही है, कोई अथवा नहीं है। आज जो है लंगड़ी सरकार चला रहे हो, मतलब आप जो है थोड़ी देर कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। सर, स्पीकर सर, तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में सर आप ऐसे रहिए सर। I'm not going to speak until they're quiet. सर, स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है। और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर, संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का, सर इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये संविधान से ऊपर नहीं है सर, कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। तुम्हें क्या?
आर्टिकल 25 कल्याण बनर्जी जी बताएं आर्टिकल 25 क्या था? आप उनको कहिए बात रखने के लिए। क्या आप लोग का है क्या? पार्लियामेंट का आप लोग का है? आप लोग का जमींदारी है क्या? क्या समझते हो? पार्लियामेंट का आप लोग का जमींदारी है क्या? जमींदारी बिठा दी। सर स्पीकर सर, माने प्लीज एक मिनट देता हूं मैं आपको। हिंदू धर्म कहता है। एक मिनट प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य प्लीज एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, ये सदन की एक मिनट मैं दूंगा, अलाउ करूंगा आपको। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। सर, अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? प्लीज सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान, मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही किताब राम बताओ। भगवान की जन्मभूमि तो ने, अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले। नो, सब चले। नो, आपने बताया था नियम। नो, माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए सर, ये ऑफ होता है, प्लीज बीच में माने ऑफ हो बैठिए जाता है। प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं,
आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के प्लीज आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया काल संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सर, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा कह रहा है क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको सहन करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने
भय डाल दिया, उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। सर क्या है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखे ना। ये तो अपेक्षा आपसे सब करते हैं कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले। अब व्यक्तिगत रूप से नहीं, अगर आप ये उचित मानते हैं क्या? स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगी अयोध्या के बाद अच्छी लगी, डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7 बजे 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो मुझे कहती है
मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? बेटी बचाओ, बेटी की दुविधा सुनाई नहीं दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों? खरीद नहीं पाई, महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं? कहती हैं आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो।